अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 101 के बायोलॉजी सेक्शन के 3 इम्पोर्टेंट लेक्चर्स यानी लेक्चर 29, लेक्चर 30 और लेक्चर 31 को कंबाइन करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29 के साथ, जो कि है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ। यहाँ सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइफ या जिंदगी होती क्या है। कोई भी चीज लिविंग तब कहलाती है, जानदार तब कहलाती है जब उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मौजूद हो। पहली प्रॉपर्टी ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट से एनर्जी एक्वायर कर सकता है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपनी एनर्जी बनाते हैं, जबकि एनिमल्स प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी तरह नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनिमल्स यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे लायन कब्स प्रोड्यूस करता है, और प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे नए प्लांट्स बनते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है म्यूटेशन या चेंज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेरिडिटरी मटेरियल यानी डीएनए में कभी कभी चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशन बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी। अगर म्यूटेशन बेनिफिशियल हो तो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में बेटर सरवाइव कर सकता है, लेकिन अगर म्यूटेशन हार्मफुल हो तो ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद हम बायोलॉजी का मीनिंग समझते हैं। बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायो जिसका मतलब है लाइफ, और लोगोस इसका मतलब है स्टडी या रीजनिंग। इसलिए बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग जो आता है वो आता है स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इल्म अगर हम उर्दू में कहें तो। बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। जब हम एनिमल्स की स्ट्रक्चर, प्लांट की ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स या एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शंस स्टडी करते हैं, तो ये सब बायोलॉजी का पार्ट होता है। बायोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं। एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करती है, फिजियोलॉजी फंक्शंस की स्टडी करती है, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है। बायोलॉजी की स्टडी से हम नेचर के फिनोमेना को समझते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज और मैनेज कर सकते हैं। इसी स्टडी की मदद से जो बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट्स डिस्कवर किए जा सकते हैं, और बायोलॉजिकल मटेरियल से एनर्जी प्रोडक्शन के मेथड्स भी डेवलप किए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लाइफ की तरफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी रैंडमली अरेंज नहीं होती, बल्कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉलो करती है। जिंदगी की ऑर्गेनाइजेशन स्मॉलेस्ट लेवल से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाती है। ये सीक्वेंस कुछ इस तरह होती है कि एटम्स सबसे छोटा यूनिट होता है ना, एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स, देन ऑर्गेनल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट तक स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं एटम्स पे। एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मेंटेन करता है। ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मतलब है नॉट टू कट, यानी ऐसी छोटी यूनिट जिसे फर्दर डिवाइड करना ऑर्डिनरी केमिकल सेंस में पॉसिबल नहीं होता। नेचर में 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में मेनली 16 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें शामिल हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। लिविंग मास का ऑलमोस्ट 99% बनते हैं। बाकी एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन ऑलमोस्ट 1% ऑफ लिविंग मास बनाते हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ आते हैं तो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द, शेल या ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी फाउंडेशन एटम्स ही होते हैं। ठीक है, एटम्स नॉर्मली आइसोलेशन में नहीं रहते बल्कि आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब एटम्स बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। बॉन्डिंग की दो मेन टाइप्स होती हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्डिंग में एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। डोनर एटम पॉजिटिव चार्ज गेन करता है और रिसिपिएंट एटम जो होता है वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूल्स साइज के हिसाब से दो टाइप के होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे वाटर और ग्लूकोज, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है और जेनेटिक मटेरियल रखता है। इस तरह ऑर्गेनल्स सेल के अंदर डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं और मिलकर सेल को फंक्शनल बनाते हैं। सेल लाइफ की ना बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं यानी सिर्फ एक सेल से बने होते हैं जैसे एमोबिया और बैक्टीरिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं यानी उनकी बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी होती है जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स। सेल्स अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से स्पेशलाइज्ड होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेल्स को न्यूक्लियर मटेरियल की प्लेसमेंट की बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता यानी इनका न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होता। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल है। ठीक हो गया। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल है। ये डिफरेंस फाइनल टर्म के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इन सेल्स में ज्यादा जीन्स एक्टिव होती हैं और इनमें ये पोटेंशियल होता है कि ये बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सके। स्टेम सेल्स जो होते हैं ये एम्ब्रियोज में भी प्रेजेंट होती हैं और एडल्ट ऑर्गेनिजम्स के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में भी पाई जाती हैं। ये मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में डैमेज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स रिपेयर करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन वाले सेल्स जब ग्रुप बनाकर काम करते हैं तो टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर एपिथेलियल टिश्यू स्किन बनाता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एनिमल सेल्स में मसल्स टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू मैसेजेस ट्रांसमिट करता है और कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लांट्स में भी टिश्यूज मौजूद होते हैं जो वाटर, फूड और सपोर्ट से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जब डिफरेंट टिश्यूज मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पर स्टमक एक ऑर्गन है। स्टमक में मसल टिश्यूज भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और सेक्रेटरी टिश्यूज भी होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं। इन टिश्यूज की कलेक्टिव कलेक्शन से फूड ग्राइंडिंग और डाइजेशन जो है ये परफॉर्म होती है। इस तरह हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी ये सब जो हैं ये ऑर्गन्स हैं।
ठीक है, यहाँ आप ये देखें कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कोई रैंडमली कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, एक चीज एटम कंप्लीट हुआ, एटम के बाद उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो फिर मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल जमा हुए तो फिर ऑर्गेनल बने, ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर चल रहा है, कुछ भी रैंडम यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है। ऑर्गन्स की बात आते हैं ऑर्गन सिस्टम्स पे। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बॉडी में एक स्पेसिफिक मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जैसे मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर और रेक्टम से मिलकर बनता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड पर कंसिस्ट करता है। हर ऑर्गन सिस्टम बॉडी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट लिविंग इंडिविजुअल होता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन बीइंग, कैट, बर्ड, फिश और मैंगो ट्री ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन मोस्ट ऑर्गन्स और सिस्टम्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर कोई बंदा भाग रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और नर्वस सिस्टम इन तमाम फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, एक ही स्पीसीज के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर रहते हैं वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जंगल में रहने वाले तमाम हिरन जो है ना वो उस एरिया के हिरन की पॉपुलेशन है। ठीक है, बायोलॉजिस्ट पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शन समझ सकें, जैसे मेल मेल इंटरेक्शन, फीमेल फीमेल इंटरेक्शंस या ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल पैटर्न्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन समझ गए आप लोग की क्या चीज है। इसके बाद आता है कम्युनिटी के डिफरेंट पॉपुलेशन जो एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम पर रहती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे एक जंगल में प्लांट्स, एनिमल्स, अलगे और फंगई मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी लिविंग कंपोनेंट्स का ग्रुप होती है। इस लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के बीच इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है। जैसे प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और डिकम्पोजर्स जो है वो डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इकोसिस्टम कम्युनिटी। जब एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो इकोसिस्टम बनता है। एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, रोशनी या टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर लेक इकोसिस्टम में फिश, एल्गे, बैक्टीरिया, वाटर, मिनरल, सनलाइट और टेम्परेचर सब मिलकर जो है वो लेक का इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ का, जमीन का वो हिस्सा है जहां जिंदगी एग्जिस्ट करती है। इसे जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। बायोस्फीयर में फॉरेस्ट, लेक्स, ओशंस, वैलीज और वो तमाम प्लेसेस शामिल हैं जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बायोस्फीयर सब इकोसिस्टम का कलेक्टिव लेवल है। ये लाइफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा लेवल है। इसके बाद हम बढ़ते हैं लेक्चर 30 की तरफ, जो कि है सेल थ्योरी एंड सेल्यूलर कंपोनेंट्स। लेक्चर 30 का जो मेन टॉपिक है वो सेल थ्योरी और सेलुलर कंपोनेंट्स है। सेल थ्योरी मॉडर्न बायोलॉजी की फाउंडेशन है। मॉडर्न फॉर्म में सेल थ्योरी को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वन और मोर सेल से कंपोज्ड होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सेल स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट है। तीसरा पॉइंट ये है कि न्यू सेल सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। ये थ्योरी हमें ये समझाती है कि जिंदगी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल थ्योरी एक दिन में डेवलप नहीं हुई बल्कि डिफरेंट साइंटिस्ट की डिस्कवरी से ग्रेजुअली बनी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया जब उन्होंने कॉर्क का ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप से किया।
लियो वैन हर्क ने पॉन्ड वाटर में टाइनी ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए और उन्हें एनिमलक्यूल्स कहा। 1809 में डिलामार्क ने प्रपोज किया कि कोई बॉडी लाइफ नहीं रख सकती अगर उसके पार्ट सेल्यूलर टिश्यूज ना हो। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में न्यूक्लियस डिस्कवर किया। 1838 में शेल्डन ने कहा कि ऑल प्लांट्स इंडिविजुअल सेल्स की एग्रीगेट्स है। 1839 में शॉन ने कहा कि ऑल एनिमल टिश्यू सेल्स से मिलकर बनते हैं। 1855 में वर्खाउ ने प्रपोज किया कि सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। 1862 में पास्चर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया। इस तरह सेल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हुई। ठीक है, सेल्स कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बनती है। इन कंपोनेंट्स में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन और ऑर्गेनेल्स शामिल हैं। ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और प्लास्टिड्स शामिल हो सकते हैं। हर कंपोनेंट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सब मिलकर सेल को अलाइव और फंक्शनल बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है जो सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोटेक्शन, बैरियर फॉर्मेशन और मटेरियल ट्रांसपोर्ट है। सेल मेम्ब्रेन इनर ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करती है और कंट्रोल करती है कि कौन से मटेरियल सेल के अंदर एंटर करेंगे और कौन से बाहर जाएंगे। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से एक्सप्लेन की जाती है। इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेटेड भी हो सकते हैं और सरफेस पर प्रीफेरल भी हो सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन की दोनों साइड्स पर एक्सपोज्ड होते हैं और चैनल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक्वापोरिन वाटर चैनल है। प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर का काम भी करते हैं जो सेल्स को एनवायरनमेंट और दूसरे सेल्स के मैसेजेस रिसीव करने में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट डिफरेंट वे से होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं जैसे कुछ लिपिड लाइक सब्सटेंसेस, लेकिन कई मॉलिक्यूल्स को चैनल्स की जरूरत होती है। ये चैनल्स प्रोटीन से बनते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट चैनल्स होते हैं जैसे वाटर चैनल, सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल्स। इस तरह मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट रिजिड कवरिंग होती है। सेल वॉल प्लांट्स, फंगाई और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। फंगल सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। सेल वॉल के फंक्शंस प्रोटेक्शन, शेप, स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना होते हैं। प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों हो सकती है। सेकेंडरी वॉल में लिग्निन जैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साइटोप्लाज्म सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसमें पानी होता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड या पार्शियली डिसॉल्व्ड होते हैं। साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोलाइसिस जैसे रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती हैं। ऑर्गेनेल भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट और फंक्शनल होते हैं। साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है। ये फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जो सेल को शेप, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स।
माइक्रोफिलामेंट सबसे थिन होती है और एक्टिन प्रोटीन से बनती है। ये ऑर्गेनल्स और सेल मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये केराटिन फैमिली प्रोटीन से बनते हैं और सेल की शेप और इंटरनल प्लेसमेंट मेंटेन करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। ये ऑर्गेनल्स की मूवमेंट, सेल मूवमेंट, सीलिया, फ्लैगेला और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। ऑर्गेनल्स सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है। गोल्जी एपरेटस मटेरियल्स को पैक और ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये डाइजेशन और वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करते हैं और वैक्यूल्स स्टोरेज का काम करते हैं। हर ऑर्गेनल सेल की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस यूजुअली सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल की वजह से साइड पर होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो सेल डिवीजन के वक्त विजिबल होता है। फिर आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम सेल की प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है। ये साइटोप्लाज्म में भी फ्री प्रेजेंट हो सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी अटैच्ड हो सकते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो सेल स्ट्रक्चर, एंजाइम्स और डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यूकेरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स साइज में स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। राइबोसोम्स के टॉपिक के लिए ना आप ये बात याद रखें कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये सेल के लिए एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट है और ये बायोलॉजिकल या केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। इनमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसमें सर्कुलर डीएनए और एंजाइम्स मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं, यानी ये अपनी कॉपीज खुद बना सकते हैं। फिर आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स जैसे एल्गाई में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स की तीन मेन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और इनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स और फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं और रेड, येलो, ऑरेंज और दूसरे कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट रूट्स और ट्यूबर्स में प्रेजेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं जैसे पोटैटोज में। ठीक है, प्लास्टिड्स के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। थाइलाकॉइड के स्टैक्स को ग्राना कहते हैं और इनर फ्लूइड मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। प्लास्टिड्स के पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं। ठीक हो गया। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर इंटरकनेक्टेड चैनल्स का नेटवर्क होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ईआर दो टाइप्स के होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये रफ अपीयर होते हैं। रफ ईआर प्रोटीन मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। स्मूथ ईआर पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होता है। स्मूथ ईआर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है,
देन आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इस ऑर्गेनेल को कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया। गोल्गी एपरेटस फ्लैटेंड डिस्क पर कंसिस्ट करता है जिन्हें सिस्टर्नाe कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ एसोसिएटेड होता है। गोल्जी एपरेटस को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन्स और अदर मटेरियल्स को मॉडिफाई, पैकेज और वेसिकल्स में पैक करके सेल के एक्वायर्ड पार्ट्स तक भेजता है या सेल से बाहर सिक्रीट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हॉलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। इनका मेन फंक्शन सेल डिवीजन की ड्यूरिंग स्पिंडल फाइबर्स बनाना है। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं जबकि मोस्ट प्लांट्स में सेंट्रियोल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। फिर आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं। ये फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और वाटर स्टोर कर सकते हैं। अगर वैक्यूल फूड स्टोर करे तो उसे फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज डिफरेंट होता है। मैच्योर प्लांट सेल्स में यूजुअली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। देन आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है और सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। लाइसोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में गार्बेज डिस्पोजल या डाइजेस्टर ऑफ द सेल का काम करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं। ये सेल्यूलर वेस्ट, डेड सेल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर मटेरियल जैसे बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेक्चर 31 की तरफ जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स एंड माइटोसिस। यहाँ एनिमल सेल्स वर्सेस प्लांट सेल्स की बात करते हैं। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल्स में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं जबकि प्लांट सेल में यूजुअली एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस लार्ज वैक्यूल की वजह से साइड पर होता है। ठीक है, एनिमल सेल्स रफली राउंड या वेरिएबल शेप्स रखते हैं जबकि प्लांट सेल्स सेल वॉल की वजह से रफली रेक्टेंगुलर शेप रखते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में सीलिया और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जबकि प्लांट सेल में सीलिया रेयरली प्रेजेंट होती है और सेंट्रियोल्स मोस्ट प्लांट्स में एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस फाइनल टर्म के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि न्यूक्लियोइड रीजन होता है। ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ये साइज में स्मॉल होते हैं। बैक्टीरिया में यूजुअली 1 या 2 माइक्रोन्स कहने के होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल से एवरी साइज में लार्जर होती हैं जैसे एनिमल सेल्स अराउंड 20 माइक्रोन्स हो सकती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से और फंगल सेल वॉल चिटिन से बनी होती है। ठीक है, सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन सेल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। सेल्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिवाइड करते हैं जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर
वगैरह के लिए। बॉडी में दो मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होती हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो बॉडी के टिश्यूज बनाते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। जर्म्स लाइन सेल्स जो हैं ये वो सेल्स होते हैं जो गैमेट्स बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सेल डिवीजन की दो मेन टाइप्स जो हैं वो माइटोसिस और मेयोसिस है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स की डिवीजन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रोल परफॉर्म करती है। मेयोसिस जो है ये जर्म लाइन सेल्स की डिवीजन है और गैमेट फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेल साइकिल की तरफ आए तो सेल साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सेल डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। इसमें रेस्ट, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और डिवीजन के फेजेस शामिल होते हैं। सेल साइकिल को डिविजन्स के दरमियान इवेंट्स का सीक्वेंस भी कहा जाता है। सेल साइकिल के मेन फेजेस जो हैं वो है इंटरफेज, एम फेज और G0 फेज। ठीक है, इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज शामिल होते हैं। ठीक है, एम फेज डिवीजन फेज होता है जिसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, और G0 फेज जो है ये रेस्टिंग फेज होता है जिसमें सेल साइकिल से टेम्पररी या परमानेंटली बाहर हो सकता है। ठीक है, इंटरफेज को ऑफन रेस्ट फेज कहा जाता है लेकिन एक्चुअली ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी का फेज होता है। इस फेज में सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है। इंटरफेज के तीन स्टेजेस आ जाते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में सेल साइज इंक्रीज करता है और डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करता है। G1 चेक पॉइंट इंश्योर करता है कि सेल डीएनए सिंथेसिस के लिए रेडी है। ठीक है, और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। एस फेज चेक पॉइंट चेक करता है कि डीएनए सिंथेसिस करेक्ट हुई है या नहीं। अगर एरर्स हो तो सेल उन्हें करेक्ट करता है या फिर डेथ की तरफ जा सकता है। G2 फेज में सेल फर्दर ग्रो करता है और डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल जैसे माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स प्रिपेयर करता है। G2 चेक पॉइंट इंश्योर करता है कि सेल एम फेज में एंटर करने के लिए रेडी है। एम फेज में सेल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और सेलुलर एनर्जी ऑर्डरली डिवीजन पर फोकस करती है। इस स्टेज में सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। माइटोसिस के मिडल में मेटाफेज चेक पॉइंट होता है जो इंश्योर करता है कि सेल डिवीजन कंप्लीट करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये चेक पॉइंट सेल डिवीजन की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। G0 फेज रेस्टिंग फेज है। इसमें सेल साइकिल को लीव कर देता है और डिवाइडिंग स्टॉप कर देता है। G0 फेज G1 से स्टार्ट होता है। कुछ सेल्स G0 में बहुत लंबे टाइम हद तक के सालों तक रह सकते हैं और कुछ सेल वापस साइकिल में एंटर कर सकते हैं और कुछ परमानेंट G0 में ही रह सकते हैं। ठीक है, माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं जो जेनेटिकली एक जैसी होती हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन को डिस्क्राइब करता है। कंप्लीट सेल डिवीजन जो है ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस न्यूक्लियस की डिवीजन है और इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज शामिल हैं। ठीक हो गया, और साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन है जो प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंट होती है। ठीक हो गया, फिर आते हैं प्रोफेज की तरफ। प्रोफेज माइटोसिस का जो है वो पहला स्टेज है। इस स्टेज में क्रोमेटाइन मटेरियल कंडेंस होता है और क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं। हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड होता है और दो सिस्टर क्रोमेटाइड्स पर कंसिस्ट करता है। स्टेज के एंड पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ मूव करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये स्टेज सेल डिवीजन की प्रिपरेशन की मेजर स्टेज है। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। काइनेटोकोर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होते हैं। ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोमोसोम्स को एक्यूरेटली ऑपोजिट पोल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। मेटाफेज चेक पॉइंट इंश्योर करता है कि क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली अटैच्ड और अलाइंड है।
फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाती हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं। इस स्टेज में हर सिस्टर क्रोमेटाइड अब इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करती है। ये मूवमेंट स्पिंडल फाइबर की मदद से होती है। एनाफेज का रिजल्ट ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल इक्वली पोल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्रोमोसोम जो है वो पोल पर रीच कर जाते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल रिकंडेंस होना स्टार्ट करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म होना स्टार्ट होती है। इस स्टेज के एंड पर न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस साइटोकिनेसिस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोकिनेसिस पर आते हैं। प्लांट सेल में साइटोकिनेसिस एनिमल सेल से डिफरेंट होती है। प्लांट सेल पे सेंटर से सेल प्लेट फॉर्म होना स्टार्ट होती है और ये साइड्स की तरफ ग्रो करती है। सेल प्लेट इवेंचुअली सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। सेल प्लेट गोल्जी बॉडी इसकी वेसिकल्स से बनती है। इन वेसिकल्स में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए प्लांट साइटोकिनेसिस में न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस क्लेवेज फॉरो के जरिए होती है। सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्ड होती है, जिसे इनवेजिनेशन कहते हैं, और धीरे धीरे सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। ये प्रोसेस साइटोस्केलेटन स्पेशली माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से होता है। इस तरह एनिमल सेल्स में सेल प्लेट नहीं बनती बल्कि क्लेवेज फरो बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के टिश्यू को न्यू सेल्स की जरूरत होती है, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। माइटोसिस पुराने और डैमेज सेल की रिप्लेसमेंट में हेल्प करती है। वुंड हैंगलिंग भी माइटोसिस की वजह से पॉसिबल होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में रीजेनरेशन की एबिलिटी होती है, यानी वो लॉस्ट बॉडी पार्ट्स दोबारा बना सकते हैं, और इस प्रोसेस में भी माइटोसिस का रोल जो है वो होता है। माइटोसिस बहुत से ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मींस भी है। एरर्स इन माइटोसिस की बात करते हैं तो सेल्स जो हैं वो अक्सर करेक्टली डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस में चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी सेल डिवीजन में एरर भी आ सकता है। अगर डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो सकती है, जो कैंसर का रीजन बन सकती है। इसलिए माइटोसिस का एक्यूरेट होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारे लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आज हमने लेक्चर 29, 30 और 31 को इन डिटेल कवर किया है। हमने लाइफ की बेसिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया, बायोलॉजी को स्टडी किया, और स्टडी ऑफ लाइफ के तौर पे बायोलॉजी को समझा। फिर एटम से बायोस्फीयर तक लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन देखी। उसके बाद हमने सेल थ्योरी और सेल के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझा। फाइनली हमने डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स, प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन, सेल साइकिल और माइटोसिस की स्टेजेस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर आप इन लेक्चर्स को कंसेप्चुअली समझ के प्रिपेयर करते हैं तो ये फाइनल टर्म्स में एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली जो है वो आप फिर इनके थ्रू अटेंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई सवाल हो या अगर आप लेक्चर के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक मित्तल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।